नमस्कार साथियों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील पार्ट 4 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूं। देखिए इस प्रोग्राम का क्या कंटेंट है ये मैं दिखा रहा हूँ। फ्लैशबैक, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने क्या क्या कवर किया हुआ था इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कैसे करते ये नहीं बता पाया। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये सारी बातें मैंने बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आयरन कार्बाइड फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में बताया था, क्या क्या उनके मेजर रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या फेजेस बनते हैं और स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको बताया था। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था टी कर्व्स एंड सीसीटी कर्व्स, ये टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम्स, ये क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, अलग अलग कूलिंग रेट्स पे क्या क्या फेजेस बनते हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इससे एक हीट हीटर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी बातें मैंने बताई थी। प्लस इनका आपस में मैंने कंपेरिजन भी आपको बताया था। इस पार्ट 4 में बेसिकली हम हाउ प्रोसेस पे आएंगे कि हीट ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। तो क्या क्या अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो पार्ट 4 में मैं सिर्फ एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग को कवर करूंगा। एनेलिंग में क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट का साइकिल क्या है, एनेलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कंपैरिजन बिटवीन एनेलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। ठीक इसी तरह से नॉर्मलाइजिंग के बारे में क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट साइकिल्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और कंपैरिजन क्या है, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इस पार्ट 4 में। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे पार्ट 2 के प्रोग्राम में कि स्टील बेसिकली हाइपोटेक्टाइड और हाइपरयूटेप 0.8 से पहले का जितना है वो सारा हाइपोटेक्टाइड स्टील में आता है, और 0.8 to 2% कार्बन स्टील यदि होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर यूटेक्टाइड। तो एनिलिंग जब हम करते हैं तो इसके लिए हाइपोटेक्टाइड स्टील यदि है, उस पार्ट यदि बना हुआ है, तो उसको हम ऑस्टेनाइट रीजन में हीट करते हैं। AC3 टेम्परेचर जो है उससे 40 डिग्री अबव करते हैं और ऑस्टेनाइट रेंज में जाते हैं, हीट करते हैं, थिकनेस के हिसाब से उसको होल्ड करते हैं और फिर उसको हम फर्नेस कूल करते हैं। लेकिन हाइपर यूटेक्टाइड स्टील में हम उसको ऑस्टेनाइट रेंज में पूरा नहीं लेके जाते। ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का जो रीजन होता है, जो कि AC1 टेम्परेचर से करीब करीब 30-40 डिग्री ऊपर होता है, वहां तक उसको हीट करते हैं, मेंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं और उसके बाद हम फर्नेस कूल करते हैं। तो बेसिकली जहां तक हीट ट्रीटमेंट साइकिल का सवाल है, यही साइकिल है, हीट कीजिए, होल्ड कीजिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड देन कूल इनसाइड द फर्नेस, हाइपर यूटेक्टाइड या हाइपोटेक्टाइड स्टील के केस में। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये आयरन कार्बन डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, इसमें आप देखिए ये अलग अलग रेंज का, जैसे मैंने आपको बताया था हाइपोटेक्टाइड स्टील क्या होता है, तो ये देखिए अप टू 0.8 यहां से लेके यहां तक ये आपका हाइपोटेक्टाइड स्टील है। और हाइपरयूटेक्टाइड जो है वो 0.8 से लेके 2% स्टील तक यदि है कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हाइपरयूटेक्टाइड स्टील। अब जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, हाइपोटेक्टाइड के केस में देखिए मान लीजिए हम 0.4% कार्बन का लेते हैं, स्टील लेते हैं, तो इसको हम हीट करेंगे, इसको हम हीट करते जाएंगे और ये देखिए ये AC3 लाइन है, ये जो लाइन है ब्लैक वाली ये AC3 लाइन है। लेकिन हम इसके ठीक ऊपर 30-40 डिग्री या 40 डिग्री के आसपास ऊपर हम इसको इस लाइन से मिलाते हैं और इस लाइन पे यदि आप देखिए तो टेम्परेचर 840 के आसपास आता है। तो यदि 0.4% कार्बन स्टील है आपका तो आपको 840 पे करना पड़ेगा। ये पूरा देखिए ऑस्टेनाइट रीजन है, ये सारा ऑस्टेनाइट रीजन जो पीला वाला एरिया है। तो यहाँ पे करके फिर हम इसको फर्नेस कूल करते हैं। इन केस ऑफ हाइपर यूटेक्टाइड स्टील यहाँ पे आप देखिए मैंने एक 0.9 का लिया है कार्बन स्टील हाइपर यूटेक्टाइड के केस में। यहाँ पे हम इसको इस रेंज में नहीं ले जाते, हम इसको इस रेंज के भीतर रखते हैं। जैसे ये 0.9 है तो ये हम ये AC1 टेम्परेचर जो मैंने अभी दिखाया था पिछली स्लाइड में, ये AC1 टेम्परेचर वो करीब करीब 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे थोड़ा सा ऊपर 30-40 डिग्री ऊपर ये ले जाते हैं। और यदि ये आप देखिए इस केस में 0.9 के केस में ये करीब करीब 750 के आसपास आता है।
तो यहाँ पे इसको ले जाते हैं, फिर उसको होल्ड करते हैं और उसको हम कूल कर देते हैं। यहाँ हम इसीलिए नहीं लेके जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका परलाइट और सीमेंटाइट ही होता है। यदि हम हाई टेम्परेचर इस रेंज में ले जाते हैं तो परलाइट काफी, जब उसमें डिजोल्व हो जाएगा ऑस्टेनाइट में तो उसके ग्रेन साइज बड़े हो जाते हैं, और जब ये कूल होता है तो सीमेंटाइट की ग्रेन बाउंड्री उसके आसपास आ जाती है और ऑस्टेनाइट तो परलाइट में कूल हो जाएगा, और जो सीमेंटाइट है वो ग्रेन बाउंड्री पर रहेगा, जो कि बहुत ब्रिटल होता है। उसके अलावा टूल स्टील में हमें सीमेंटाइट की जरूरत होती है, इसीलिए हम इसको उसके ऊपर नहीं लेके जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इसके भीतर ही, ताकि सीमेंटाइट हमें मिले फाइनल प्रोडक्ट में, क्योंकि सीमेंटाइट ही वजह होती है जिसकी वजह से हाई हार्डनेस हमें मिलती है। तो ये सारा हाइपोटेक्टाइड और हाइपरटेक्टाइड के केस में स्टील का हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं एनिलिंग का, ये मैंने आपको दिखाया इस डायग्राम में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता हूं मैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं कि प्लेन कार्बन स्टील के केस में यदि कार्बन वेरी करता है तो माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखिए, यदि कुछ भी कार्बन नहीं है तो प्योर फेराइट ऐसा दिखेगा, लेकिन यदि आपने उसमें ऐड कर दिया है कार्बन, ठीक है, अप टू 0.2% यदि कार्बन ऐड किया है, तो ये इसका परलाइट, जहां जहां वो काला काला दिख रहा है ये सारे परलाइट ग्रेन है, व्हाइट सारे जो है फेराइट के हैं। यदि ये 0.4% कार्बन स्टील है तो जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था 50% के आसपास परलाइट और 50% फेराइट बनेगा। बट यदि यही स्टील आपका 0.8% कार्बन है, यदि 0.8 है तो ये देखिए 100% परलाइट बनता है। ये मैंने आपको पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जब 0.8 को जब आप कूल करते हैं तो पूरा 100% परलाइट बनता है। अब यदि आप हाइपर में केस में जाते हैं 0.8 से ज्यादा, तो उस केस में जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, ये परलाइट का ग्रेन है और ये सीमेंटाइट की ग्रेन बाउंड्री है। जो व्हाइट ग्रेन बाउंड्री है ये सारी सीमेंटाइट की ग्रेन बाउंड्री है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया बेसिकली जानकारी के लिए कि अंडर माइक्रोस्कोप ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब एनिलिंग के क्या क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए, इस डायग्राम को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, इसीलिए मैंने हर एक कूलिंग कर्व्स को अपना एक अलग अलग नाम दिया हुआ है, डिजिग्नेशन दिया हुआ है। ये देखिए, टेम्परेचर जो है वाई एक्सिस पे है और टाइम जो है आपका एक्स एक्सिस पे है। ये आपके हीटिंग कर्व्स है, जो हीटिंग लाइन है। इन केस ऑफ हाइपोटेक्टाइड, ये देखिए एनिलिंग की लाइन दिखा रहे हैं हम लोग, B1 से लेके B2। तो आप इसको, ये देखिए C3 टेम्परेचर दिखा रहा है, जो मैंने पहले अभी बताया हाइपोटेक्टाइड के केस में। इसके ऊपर 30-40 डिग्री ऊपर ले जाते हैं और फिर इसको हम सीधे फर्नेस में कूल करते हैं। तो दिस इज फर्नेस कूल, जिसको कि हम फुल एनिलिंग भी कहते हैं। बेसिकली ज्यादातर जगह पे इसी का अप्लाई होता है। इसके अलावा यदि हम इसको यहाँ मेंटेन करते हैं और फिर इसको हम मान लीजिए 650, ये आप देख रहे हैं आप B1 और B2 की जो लाइन है, ये जो लाइन है ये B1 की लाइन आ गई है यहाँ से, ये हमने इसको 650 तक कूल किया, इसके बाद हमने इसको फर्नेस में छोड़ दिया। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल एनिलिंग। जैसे हमने आपको टीटीटी कोर्स में बताया था कि आप एक 650 पे आप यदि होल्ड करके छोड़ देते हैं तो ये इसमें आइसोथर्मल एनिलिंग हो जाता है। अब आप आ जाइए, ये एक लाइन है D1 D2, इसको हम कहते हैं प्रोसेस एनिलिंग। प्रोसेस एनिलिंग में बेसिकली अराउंड 650 टू 690 टेम्परेचर होता है और इसको हम मेंटेन करते हैं करीब 2 से 4 घंटे के बीच में प्रोसेस एनिल में। और इसमें बेसिकली प्रोसेस एनिल के केस में यदि ये लो कार्बन स्टील है तो 650 टू 690 है, और यदि ये एलॉय स्टील है तो ये थोड़ा ज्यादा होता है, अप टू 710 भी होता है। ज्यादातर ये कोल्ड वर्क स्टील में हम इसको यूज करते हैं, जैसे स्टैंपिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया और रोल्ड प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें कि काफी ज्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस एनिलिंग बेसिकली यहाँ यूज किया जाता है। और ये देखिए, ये लाइन E1 E2 की है। ये लाइन बेसिकली स्ट्रेस रिलीफ ट्रीटमेंट, जिसको जनरली जो है अराउंड 200 टू 425 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 4 आवर्स हम इसको करते हैं। इसका बेसिकली पर्पज ये होता है कि जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हो जाती हैं, जैसे कि आपकी मशीनिंग ऑपरेशन में है या कॉइनिंग ऑपरेशन वगैरह में, फोर्स शॉप में जनरली हम लोग कोल्ड कॉइन भी करते हैं, तो उस केस में अच्छा रहता है यदि हम उसको 200 टू 425 पे रख के यदि हम थोड़ा सा मेंटेन करें और फिर कूल करें, तो जो उसकी इंटरनल स्ट्रेसेस है, जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं, वो रिलीज हो जाती हैं। तो ये एनिलिंग अलग अलग टाइप की मैंने आपको दिखाई। अभी एक और एनिलिंग रह गई है, वो नेक्स्ट
फोटोग्राफ में दिखाऊंगा मैं आपको। अब ये देखिए एनिलिंग के हमारे एडवांटेज क्या क्या हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, सबसे जो मेजर एडवांटेज है कि रिलीज ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस, जो कोल्ड वर्किंग या किसी भी दौरान प्रायर स्ट्रक्चर वर रोड प्रोडक्ट है, फोर्स प्रोडक्ट है, उसकी जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो रिड्यूस हो जाती हैं। मशीनेबिलिटी इसमें इंप्रूव होती है। एनिलिंग में डक्टिलिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। और ये जो है हार्डनिंग से पहले कई बार एनिलिंग या नॉर्मलाइजिंग भी करते हैं ताकि हार्डनिंग का स्ट्रक्चर अच्छा हो। तो इसके लिए एक डिजायरेबल स्ट्रक्चर होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से हार्डनिंग अच्छी होती है। तो ये भी इसका एक फायदा है। इसके अलावा ये इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव करता है। कंपैरेटिवली नॉर्मलाइजिंग के कम होता है, बट इंप्रूव तो होता ही है, ठीक है। और ग्रेन रिफाइनमेंट एक इसका एक मेजर कॉज है। यूनिफॉर्म ग्रेन्स होते हैं कि जो आप होल्डिंग टेम्परेचर पे रखते हैं ऑस्टेटिक रेंज में, तो ये पूरा ग्रेन रिफाइनमेंट होता है। इसकी वजह से यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये इसके बेसिकली एनिलिंग के जो फायदे हैं ये मैं आपको दिखा रहा था। अब आप आ जाइए नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग में आप देखिए इसमें भी हम हाइपोटेक्टाइड और हाइपोटेक्टाइड केस करते हैं, लेकिन इस केस में एनिलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें हम जनरली ऑस्टेटिक रेंज में ही लेके जाते हैं 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव AC3 टेम्परेचर हीट करते हैं, होल्ड करते हैं और उसको फर्नेस एयर कूल करते हैं। ये नॉर्मलाइजिंग का जो बेसिक डिफरेंस है कि इसमें हम ऑस्टेटिक रेंज में ले जाके उसको एयर कूल करते हैं, जबकि फुल एनिलिंग के केस में हम इसको फर्नेस कूल करते हैं, होल्ड करते हैं उसी हिसाब से। तो ये नॉर्मलाइजिंग में एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड एनिलिंग। आगे के चार्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा क्या कंपैरिजन है इसका। ये मैं जो आपको बता रहा था ये डायग्राम, ये देखिए ये भी डायग्राम थोड़ा समझने का है। ये टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पे ये आपका परसेंटेज कार्बन एक्स एक्सिस में है। ये देखिए ये जो लाइन है, आप ये देखिए AC3 लाइन है, ठीक है। तो इसमें जो कलर कोडिंग दी हुई है, जो डार्क ब्लू है, ये देखिए ये जो नॉर्मलाइजिंग की लाइन है AC3 से काफी ऊपर है। ये करीब करीब यदि आप एनिलिंग में 30 से 40 रखते हैं तो इसमें 10-20 डिग्री और अधिक ही रखा जाता है ताकि ये फुल्ली अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए, ऑस्टेनाइट बन जाए। और ये देखिए चाहे वो हाइपोटेक्टाइड हो चाहे हाइपरटेक्टाइड हो, दोनों के केस में टेम्परेचर ऑस्टेटिक रेंज में ही हम इसको मेंटेन करते हैं। बट इन केस ऑफ फुल एनिलिंग, ये जो आपका लाइट एरिया दिखा रहा है, ये जो हल्का सा एरिया है, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर इसके ले जाते हैं हम लोग, और इस केस में आपका यहां होता है, जबकि ये जो है AC3 से ऊपर होता है। और ये AC1 की ये जो लाइन है, ये AC1 की लाइन है, ठीक है। ये प्रोसेस एनिलिंग का है, ये हमने इकट्ठा ही दिखा दिया। इसमें स्ट्रेस रिलीफ भी है और प्रोसेस एनिलिंग जो करीब करीब 750 से नीचे ही होता है। ये टेम्परेचर इसका जो है 723 से 650 के आसपास रहता है। और ये इसमें एक हमने पिछले प्रोग्राम में किसी ने मुझसे पूछा था कि स्फेरोडाइजिंग एनिलिंग के बारे में बताइएगा। तो ये देखिए स्फेरोडाइजिंग एनिलिंग, ये पिंक कलर में जो दिखा रहा है ये स्फेरोडाइजिंग एनिलिंग है, जिसमें हम ये 723 से नीचे, थोड़ा सा नीचे इसको मेंटेन करते हैं। बहुत लॉन्ग सॉकिंग आवर्स देना पड़ता है। बेसिकली इसमें होता है क्या है कि जो परलाइट लेमिनर फॉर्म में होता है वो टूट जाता है, वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, सीमेंटाइट, ग्लोबुलर सीमेंटाइट हो जाता है। और परलाइट ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन जो इसमें भी जनरली जैसे आपका बियरिंग स्टील हो गया, ठीक है, या वायर इंडस्ट्रीज वगैरह में भी कई बार हम इसको यूज करते हैं। तो स्फेरोडाइजिंग एनिलिंग में बिलो 723 टेम्परेचर फॉर लॉन्ग सॉकिंग आवर्स एंड देन इट इज कूल्ड इन ए नॉर्मल वे। तो ये यदि ऐसा है तो इसको हम स्फेरोडाइजिंग बोलते हैं। और स्ट्रक्चर इसका फेरेटिक बेस में टोटली परलाइट जो होता है वो ब्रोकन होता है, तो वो करीब करीब सीमेंटाइट होता है इन फेराइट मैट्रिक्स। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह से मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ भी इसकी इंप्रूव होती है, ठीक है, और हार्डनेस भी इंप्रूव होती है। तो उन्हीं चीजें हैं इसका। तो ये स्फेरोडाइजिंग एनिलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में अलग से एक बता सकता हूं मैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, वो एक अलग ही चैप्टर हो सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा समराइज वे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि इसका एडवांटेज क्या क्या है। ये देखिए एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजिंग करीब करीब सेम है। रिलीज इंटरनल स्ट्रेसेस है, ये आप देख रहे हैं,
इम्प्रूव मशीनेबिलिटी इसके मुकाबले में अच्छा, एनीलिंग के मुकाबले में अच्छा होता है इसमें। इसका भी स्ट्रक्चर जो है हार्डनिंग के लिए सूटेबल करते हैं इसको। और बिफोर हार्डनिंग कई बार आपने देखा होगा टाटा की जो पहले की ड्राइंग होती थी, यदि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो, पुराने लोग हों यदि, तो NHT लिखा होता था। कोई भी उनका साइकिल दिया होता था तो NHT लिखते थे। NHT का ये मतलब होता था नॉर्मलाइज, हार्डन एंड टेम्पर्ड। पर्पज ये होता था कि नॉर्मलाइज करके आप ग्रेन को यूनिफॉर्म कर लेते थे, रिफाइनमेंट हो जाता था, और उसके बाद आप उसको हार्डनिंग कीजिए और टेम्परिंग कीजिए। तो हार्डनिंग टेम्परिंग में उनका स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता था कि आप नॉर्मलाइज कीजिए। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है हार्डनिंग के लिए सुटेबल होता है, इसीलिए नॉर्मलाइज करते हैं इसको। इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती हैं। सिर्फ इसकी डक्टिलिटी इसमें रिड्यूस होती है एज कम्पेयर टू एनीलिंग, लेकिन इसमें हार्डनेस, स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी आ जाती है। हार्डनेस भी ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें फास्ट कूलिंग आप करते हैं, एयर कूल करते हैं, तो हार्डनेस और स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव होती है। ग्रेन रिफाइनमेंट होता है जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। उसके अलावा यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एनीलिंग में भी है। तो करीब करीब है, सिर्फ ये है कि मैकेनिकल डक्टिलिटी जरूर इसकी कम होती है। तो ये बेसिकली आपका नॉर्मलाइजिंग के क्या क्या फायदे हैं ये मैं दिखा रहा था आपको। अब ये जो लास्ट स्लाइड है ये कंपैरिजन बिटवीन एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें देखिए मैंने दिखा दिया है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर बेटर इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू एनीलिंग, हाउएवर डक्टिलिटी इज बेटर इन एनील। जैसे मैंने पहले भी कहा था डक्टिलिटी उसमें अच्छी होती है। एनीलिंग में इट प्रोड्यूसेस कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर एंड नॉर्मलाइज प्रोड्यूसेस फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने दिखाया, पिक्चर दिखाई है, ये एनील्ड है, ये ग्रेन कोर्स ग्रेन है इसमें, जबकि इसमें देखिए ये फाइन ग्रेन है। इससे नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा भी है, इसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स कम भी है। तो ये कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया, ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद टोटल टाइम जो है एनीलिंग में, नॉर्मलाइजिंग में कम लगता है एज कम्पेयर टू एनीलिंग। फर्नेस की यूटिलाइजेशन इज मोर इन नॉर्मलाइजिंग। फर्नेस क्योंकि आपका टाइम इसमें कम लगता है, फर्नेस को आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप 8 घंटे में कोई चीज ऑब्जेक्ट करते हैं एनिल, तो आप 4 घंटे में कर सकते हैं। तो आप इसमें से 2 लॉट आप निकाल सकते हैं यदि आप नॉर्मलाइज करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप ये देखिएगा ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एनिलिंग। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स। देन मशीनेबिलिटी इज बेटर इन नॉर्मलाइज कंडीशन फॉर लो कार्बन स्टील यदि है तो मशीनेबिलिटी उसमें अच्छी होती है, लेकिन यदि वो मीडियम कार्बन स्टील है तो उसमें मशीनेबिलिटी एनिल कंडीशन में अच्छी होती है। तो ये जहां तक हीट ट्रीटमेंट का सवाल है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग का, ये मैंने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि नॉर्मलाइजिंग एनीलिंग क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और इनका आपस में क्या क्या कंपैरिजन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको देखिए 1 या 2 बार देखिए। यदि आप इसको नहीं समझ पाए तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखना पड़ेगा। मैं कई बार कहता रहा हूं इन चीजों को देखने के लिए कि आपको यदि पिछले के कनेक्टेड है, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड है, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए और फिर इसको भी देखिए और इसके ऊपर आप अपने सुझाव भेजिए। अगला जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं ये पार्ट 5 जो होगा वो हार्डनिंग एंड टेम्परिंग होगा। इसमें मैंने एनीलिंग और नॉर्मलाइज कवर किया था। अगले पार्ट में मैं हार्डनिंग एंड टेम्परिंग कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो और नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप पहले से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, जैसे कि मेरे पास काफी कमेंट्स आए हुए हैं पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के मेरे पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है, तो आप इसमें भी कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और उनको मैं कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में उसको इंक्लूड करूं। ठीक है, तो इस सब के साथ मैं आप सबसे अब विदा लेता हूं और इस प्रोग्राम को यही खत्म करता हूं। आपने सुना, ध्यान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।